हाय दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा था। अब देखेंगे हम समकालीन सभ्यता। जब ये सभ्यता थी तो उस समय और भी जो सभ्यता थी उस समय की, उसे हमने समकालीन सभ्यता कही। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसका भी अध्ययन आपने 11वीं क्लास में कर रखा है। यूनान सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता थी और सुमेर सभ्यता थी। कहीं ना कहीं जो हड़प्पा सभ्यता थी, इनका इन सभ्यताओं से संबंध था, मतलब यहाँ पर रहने वाले लोगों से संबंध था, चाहे वो व्यापार का हो सकती है या आना जाना हो सकता है। अब देखेंगे कि लोगों का जीवन कैसा था। जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, यहाँ पे जो लोग थे उनका जीवन यापन कैसा था। तो जो जीवन यापन था, तो पहले वास्तुकला देखेंगे। तो वास्तुकला में वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, वहाँ पे जो भवन बने थे, भवनों का जो निर्माण किया गया था वो 2 से 3 मंजिल के किए गए थे। ये अपने आप में ही बहुत रोचक वाली बात है। और जो घरें जो थे, उन घरों में ही कई सारे कमरे हुआ करते थे। ये एक नगरीय व्यवस्था जैसी रूपरेखा थी वहाँ पे। साथ साथ जो घर थे, घर में रसोईया होती थी, स्नान घर होते थे और आंगन होते थे। स्नान घर जैसे स्विमिंग पूल कह सकते हो उन, और आंगन होते थे जहाँ पर वो बैठा करते थे। ठीक। और यहाँ तक कि जो इस सभ्यता में जो सड़कें बनाई गई थी वो समकोण में बनाई गई थी, मतलब ऐसे इस टाइप में। नॉर्थ वाली साउथ को जोड़ती थी और वेस्ट वाली ईस्ट को जोड़ती थी। और नालियों का निर्माण किया गया था। और जो नालियों का जो निर्माण किया गया था वो भी समकोण में किया गया था और इसको ग्रिड पद्धति कहा गया था। यहाँ तक कि भवन का विभाजन किया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोगों के घर थे वो कुछ अलग टाइप के थे। जैसे कि मान लो एक नीचा था और एक ऊंचाई में बना हुआ था। तो जो ऊंचाई वाले जो भाग थे वहाँ पर अमीर मतलब बड़े वर्ग रहते थे और इसको दुर्ग कहा जाता था। जबकि नीचे वाले जो शहर थे उस पर गरीब मजदूर किसान वर्ग रहते थे और उसको गर्त कहा जाता था, ये निचला शहर कहा जाता था। ये भवन विभाजन था। ये कह सकते हो कि बड़े लोगों की पहचान के लिए बड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते थे। और ये भी कहा जाता था ये सुरक्षा बनाए रखने के लिए जब आक्रमण हो तो ऊंचाई पर आक्रमण जल्दी ना हो, इसलिए वो ऊंचाई पर अपने घर बनाया करते थे, जो बड़े बड़े लोग वहाँ के हुआ करते थे। अब देखेंगे उनका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन में वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे आसमान आकाश धरती है ना, पेड़ पौधे और पीपल नीम वृक्ष आदि की पूजा करते थे। मार्त देवी मतलब भूमि की देवी की पूजा करते थे। कुबड़ वाला एक बेल, इसकी जब खुदाई हुई तो वहाँ पे कुबड़ वाले बेल जैसे साक्ष्य मिले, तो इससे पता चलता है कि लोग कुबड़ वाले बेल की भी पूजा करते थे। भूमि की उर्वरता देवी एक मार्त देवी है। आप इसका जब चित्र देखोगे तो एक माता है, मतलब एक देवी है, और उसके पेट मतलब उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, जिसे भूमि की उर्वरता देवी कहा गया है। यहाँ तक कि शिव के जो शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती थी। धार्मिक मत क्या थे वहाँ पे, धार्मिक मत देखते हैं तो वो लोग जादू टोना पे विश्वास करते थे, यहाँ तक कि ताबिज पहनते थे, मूर्ति पूजा भी किया करते थे और पशु बलि जो पशुओं की बलि दिया करते थे उस पर विश्वास करते थे। यहाँ तक कि भूत प्रेत पे विश्वास करते थे और पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। आगे देखते हैं धार्मिक जीवन उनका कैसा था। तो धार्मिक जीवन में वो धार्मिक नहीं, आर्थिक जीवन कैसा था। तो वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे आर्थिक रूप से। तो वो कपास का उत्पादन करते थे, गेहूं का करते थे, जौ का करते थे, दाल का करते थे, तिल का करते थे, आदि कई सारे का करते थे। बैलों द्वारा वो खेती बाड़ी करते थे और उस समय जो हल बनाए जाते थे वो मिट्टी के बनाए जाते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे। अर्थात आपको एक चीज़ याद रखना है, लोहे से नहीं बनाए जाते थे, क्योंकि इस सभ्यता के समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। आगे देखते हैं बीजों का छिड़काव करते थे और कुएं से सिंचाई करते थे, नहर नदियों से भी पानी सिंचाई करते थे खेती बाड़ी का। आपके उत्तर को रोचक बनाएगा ये चावल। याद रखना है कि ये चावल का उत्पादन वहां पर नहीं होता था। तो ये पॉइंट डालने से ये आपको उत्तर को रोचक बनाते हैं। आगे देखिए पशुपालन व्यवस्था कैसी थी। तो पशुपालन में वो बैल बकरी गधे भैंस का पशुपालन करते थे। याद रखना वो गाय का पशुपालन नहीं करते थे, क्योंकि गाय के वहाँ पे अवशेष नहीं मिले। जब खुदाई हुई तो वहाँ पे गाय के अवशेष नहीं मिले। ठीक है। व्यापार, अब देखेंगे ये व्यापार भी करते थे और व्यापार किन किन देशों से होते थे ये भी देखेंगे। तो जो व्यापार थे एक जल मार्ग से करते थे, थल मार्ग से करते थे। इनका जो व्यापार होता था मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों से होता था, मिस्र के लोगों से होता था, ओमान में जो लोग रहते थे उनसे होता था, रोमन, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, रोमन साम्राज्य रोमन एम्पायर, तो उन लोगों से होता था वहाँ के। अफगानिस्तान से होता था, फारस जो ईरान के आसपास पड़ते वहाँ के लोगों से इनका व्यापार हुआ करता था। और ये जल मार्ग से भी करते थे और थल मार्ग से भी करते थे। ठीक है। अब देखेंगे जो चांदी है, तो टीन और चांदी का व्यापार ये अफगानिस्तान से करते थे और मणि और नील रत्न का अफगानिस्तान से करते थे। सोना का अफगानिस्तान और कर्नाटक से कर देते व्यापार। तांबा अफगानिस्तान ओमान और खेतड़ी राजस्थान में पड़ते हैं, वहाँ से व्यापार क्या करते थे। और जो कपास है ये रोम मतलब रोमन साम्राज्य से
किया करते थे व्यापार कपास का। आगे देखते हैं मृत संस्कार व्यवस्था कैसी थी। जब मर जाते थे लोग तो उसका संस्कार, अंतिम संस्कार कैसे करते थे, मतलब क्रिमेशन। तो देखो वो जलाते भी थे, दफनाते भी थे और पशु पक्षी के समक्ष फेंक भी दिया करते थे। ये देखा गया है, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की विधियों से मेलजोल खाती है जलाना और दफनाना, ये मुस्लिम धर्म की विधियों से मेलजोल खाती है, जबकि ये फेंक देना से ये पारसी धर्म की विधियों से कहीं ना कहीं कुछ मेल खाती है। आगे देखते हैं लिपि। आज तो हमारे पास लिखने के लिए नोटबुक है, पेन है, तो उस समय ऐसा नहीं हुआ करती थी। तो उस समय ये पेड़ों की खाल पर, मिट्टियों पर, है ना, इन सब चीज़ों पे लिखा करते थे। तो इनकी लेखन शैली कैसी थी, पांडुलिपि पे लिखा करते थे। तो देखते हैं इनकी लेखन शैली कैसी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में कई बार पूछा भी गया पेपर में। तो लिपि इनकी चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, चित्रों का ज़्यादा वर्णन होता था और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं का मतलब है जैसे पहले दाएं और फिर ये बाएं में लिखी जाती, जैसे उर्दू लिखी जाती है, उर्दू उसी टाइप में लिखी जाती थी। आगे द्विदिशात्मक लिपि। द्विदिशात्मक लिपि का अर्थ है कि पहले दाएं से बाएं, ये पहली पंक्ति, और जब दूसरी पंक्ति आती थी तो ये बाएं से दाएं हो जाती थी और फिर दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। तो ये से पंक्ति बाय पंक्ति इस प्रकार के चलती थी। इसे हम द्विदिशात्मक लिपि कहते थे। आगे इसे आज तक पढ़ना असंभव। आज कई सारे पुरातात्विक, कई सारे इतिहासकारों ने इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज से बिल्कुल ये समझ आई नहीं। इसमें जो चिन्हों की संख्या है वो लगभग 375 से लेकर 400 के आसपास है। इसमें जो चिन्ह दर्शाए गए हैं, सिंधु जो लिपि थी उसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था एक ब्रिटिश अधिकारी ने, जिसका नाम वेडल था 1925 में, लेकिन वो असफल सिद्ध हुआ, वो इसको नहीं पढ़ पाया। आगे देखते हैं मनके। अब मनके क्या है? मनके आपने 11th में भी पढ़ रखा होगा। कोलंबस जो थे जब अमेरिका पहुंचे तो वहाँ पे अरबक लोग थे, उनको सोना दे के और वो मनके बहुत पसंद किया करते थे, जो अमेरिका में जो रहते थे लोग, रेड इंडियन। तो ये वही वाले मनके जो मोती वोती होते हैं, जो चमकीले रंग बिरंगे पत्थर से बनाए जाते थे मनके। तो आइए मनके देखते हैं क्या है। तो मनके बाट का प्रयोग, और ये जो बाट जो बनाए जाते थे इसका किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? देखो, मनकी को तोलने के लिए किया जाता था, आभूषण को तोलने के लिए, अनाज को तोलने के लिए, और ये इसका जो आकार होता था वो चौकोर आकार का होता था। एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि जो बाट होते थे ये चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये बिल्कुल ध्यान से देख लेना आप। आगे मनके बनाना। अब जो मनके बनाए जाते थे, देखो मनके बनाए जाते थे शंख की कटाई से बनाए जाते थे, और मोहरे भी बनाई जाती थी, बाट भी बनाए जाते थे। मनके में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती थी, और आभूषण भी बनाए जाते थे, मूर्ति और खिलौने, कई सारे के खिलौने भी बनाए जाते थे। ये मनके बनाए जाते थे। इसमें देखेंगे केंद्र, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जिस स्थान पे ये मनके बनाए जाते थे उस स्थान का नाम क्या था? तो उस स्थान का नाम चन्हुदड़ो था। ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ये पूछ लिया जाता है। आगे मनके को बनाने के लिए कच्चे माल का, कौन कौन से कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता था? तो देखो, कार्नेलियन पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेलकड़ी पत्थर, तांबा, चट पत्थर, फ्यांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यांस बहुत महंगे होते थे, और पक्की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है कासा। कासा जो है ये टीन और तांबे का मिश्रण होता था। ये बिल्कुल आप ध्यान से देख लेना कि कासा का निर्माण टीन और तांबे को मिलाकर किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं विशेषता। जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी क्या क्या विशेषता थी ये देखते हैं। तो इसकी विशेषता ये थी, ये एक शहरी सभ्यता थी बिल्कुल। आगे ये व्यापार करते थे, ये कृषि करते थे, शिकार करते थे, मछली पालन करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए, पशुपालन करते थे, भवन निर्माण थे 2-3 मंजिलों के, और नाप तोल की विधियों का इस्तेमाल करते थे। ये मनके बनाते थे, ये मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार जैसी व्यवस्था करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, मारते देवी, पेड़ों की, है ना, इन सब की पूजा करते थे। यहाँ तक इनके विदेश के लोगों से भी संबंध है। मैंने बताया था मेसोपोटामिया, ओसाम, अफगानिस्तान से। अब देखेंगे कि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस सभ्यता के खत्म होने के कारण क्या थे। तो इस सभ्यता का खत्म होने का कारण माना जाता है, इसके सही से साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन पुरातात्विक इतिहासकार क्या मत देते हैं देखो। वो कहते हैं कि बाढ़ के कारण ही खत्म हो गई, कुछ लोग कहते हैं अकाल के कारण, कुछ भूकंप, बादल फटना, सुनामी, आक्रमण, कई सारे हैं। तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मैंने बताया था कि मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर और सूतकांगेडोर इसके बीच में हुआ था। तो इसके बीच में कई सारी जगह थी जो बहुत प्रसिद्ध थी, नगरें थी, जो प्रमुख नगरें थे। तो ये सारे आपको याद करने लिए पेपर में पूछ ले जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके उत्तर को रोचक बनाते हैं। तो देखते हैं जो प्रमुख नगर थे पाकिस्तान में कौन कौन से पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में एक बालाकोट पड़ता है,
कोट दीजी, ये सब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर थे। और हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, चन्हुदड़ो थी और सुतकांगेडोर, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। जबकि गुजरात, अब जो गुजरात में लोथल था, धोलावीरा थी, रंगपुर था, सुतकोतड़ा था और खंबात थी। ये सब आपको पता होना चाहिए क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं। हरियाणा में भी कुछ क्षेत्र थे जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से संबंधित थे, जैसे राखीगढ़ और बनावली। ठीक, यहाँ तक कि और मांडा जम्मू कश्मीर से, आलमगीरपुर यूपी से, रोपण ये पंजाब से, जबकि सुतघी ये अफ़गानिस्तान से, जो सोरतुघी है ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। तो ये सारे नगरें आपको याद करने के लिए कि ये नगरें सारे कहाँ कहाँ पड़ती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण खोज। तो जो ये महत्वपूर्ण खोज थी ये क्या थी? देखो, जब खुदाई हुई तो कई सारे स्थानों पर कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई, कई सारे अवशेष मिले, लेकिन उसमें से कुछ अवशेष ऐसे थे जो महत्वपूर्ण हैं। तो महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? तो देखो, मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीज़ें मिली। मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्न घर मिला। अन्न घर मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता था, जैसे भंडारण कहते हैं, स्टोर रूम कहते हैं। और ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर थे उन सारे घरों में सबसे बड़ा भवन या घर यही था, जिसे विशाल अन्न घर कहते हैं। ये विशाल भवन था। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो आप ये बताओगे विशाल अन्न घर था। आगे लिखा है वहाँ पे कुओं की संख्या मिली। जो कुएं की वहाँ पे जब खुदाई हुई मोहनजोदड़ो में, तो लगभग 700 के आसपास वहाँ पे कुएं के अवशेष मिले। यहाँ तक कि पशुपति की मोहर मिली, दाढ़ी वाले पुजारी मिला। आपने देखा होगा कि दाढ़ी वाला पुजारी है, उसकी लंबी लंबी आंखें हैं, आंखें थोड़ी सी खुली हुई है और उसने मेरे शरीर पे एक साल से लपेट रखी है, तो इसे पुजारी कहा गया। इसकी मूर्ति मिली है। यहाँ से कि कांस्य नृत्य की मूर्ति मिली है जो त्रिभंग रूप में खड़ी है, और याद रखना ये कांस्य से बनी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिली। यहाँ तक कि विशाल स्नान गृह मतलब स्विमिंग पूल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल स्नान घाट मिला है। तो ये मोहनजोदड़ो मिले। इसके साथ साथ कुछ और भी है, देखेंगे हड़प्पा। देखो, हड़प्पा से मार्त देवी की मूर्ति मिली जो टेराकोटा पत्थर से बनाई गई थी। ठीक, लोथल में बंदरगाह जहाँ से व्यापार किया करते थे, और मनकी की दुकान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मनकी की दुकान लगाई जाती थी। ऐसे अवशेष मिले। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले और काले रंग की चूड़ियाँ मिली। तो जुते हुए खेत मिले। धोलावीरा, और धोलावीरा से क्या क्या मिले? तो धोलावीरा से जल निकासी अवशेष, मतलब जल की जो घर से जो जल निकाला जाता था उसको निकालने की पूरी प्रणाली के अवशेष मिले धोलावीरा से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।